नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस अंक में। आज है 2 अक्टूबर का दिन। आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन दो फूल खिले थे जिनसे महका हिंदुस्तान। जी हाँ, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी, उनको याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनको नमन करते हुए हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। हमारी प्रेरणा इन जैसे महापुरुष ही रहे हैं। 2 अक्टूबर 2023 भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। जी हाँ, आज 2023 के इस पुण्य दिवस पर भारत में एक नया प्रारंभ होने जा रहा है, एक नई शुरुआत होने जा रही है। जातिगत जनगणना काफी लंबे समय से जिसका इंतजार था, जिसे रोकने की हर संभव कोशिश की गई, बल्कि अंत में तो हालात ऐसे आ गए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार को भी कूद जाना पड़ा और कहा कि मैं भी इसका एक भागीदार हूं, मेरी बात भी सुनी जाए। और एक दिन के अंदर जो उनका पहला एफिडेविट आता है और दूसरे एफिडेविट में कितना फर्क आता है, क्योंकि बिहार से भाजपा के अंदर से जो स्वर उठे, उन्होंने मजबूर कर दिया कि उस एफिडेविट को करेक्ट किया जाए। और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सर्वविदित था, क्योंकि वो हाई कोर्ट पटना की जो बेंच थी उसके फैसले के खिलाफ जा नहीं सकते थे। अंततः जो होना था सो हुआ। मंडल 2 की शुरुआत हो गई। भारत में कम से कम ये तो पता लगा कि हम कहां खड़े हैं, हमारे देश के अंदर कितनी जातियां हैं, उनका खास तौर से अनुपात कितना है, ओबीसी कितने हैं, अत्यंत जो अति पिछड़े हैं वो कितने हैं, जनरल कैटेगरी के लोग कितने हैं। तो जितने भी आंकड़े मैं आज जुटा सकता था, मैंने वो जुटाए हैं और मैं आपके सामने वो आंकड़े पेश करना चाहता हूं, ताकि फिर मैं हेमंत कुमार जी के पास आऊंगा। मैं सबसे पहले स्वागत कर लेता हूं अपने मेहमानों का। हेमंत जी बिहार की पृष्ठभूमि से, अखिल स्वामी जी, अनिल जैन जी, मीनू जैन जी, आप सबका स्वागत है। धन्यवाद, आप सब आए और आप सबको 2 अक्टूबर का अभिनंदन भी, गांधी जी को नमन करते हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करते हुए। स्वागत है आप सब मेहमानों का। सबसे पहले कुछ आंकड़े दिखा देता हूं जो मेरे पास है, जो मैंने आज कंपाइल किए हैं कि आज का दिन क्यों अलग है। और एक पहली ऐसी तस्वीर भारत में उभरी है जो हमको बताती है कि हमारे देश के अंदर जातियों का अनुपात है कितना और किसका कितना प्रभुत्व है। आते हैं अपने इस स्लाइड शो के अंदर। बिहार कास्ट सेंसस, यहां पर 13 करोड़ 7 लाख की पॉपुलेशन है। बैकवर्ड, पिछड़े लोग 3 करोड़ 54 लाख, 27%। इन्हें ओबीसी भी आप कह सकते हैं, कई वेबसाइट में लिखा है वर्ड, कईयों में नहीं लिखा है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड, अति पिछड़े 4 करोड़ 70 लाख, ये 36% है। मैं राउंड फिगर करके इनको पढ़ रहा हूं। शेड्यूल कास्ट 2 करोड़ 56 लाख, 19.6%। शेड्यूल ट्राइब यानी कि जनजातियां 21 लाख 99,000, 1.68%। जनरल कैटेगरी 2 करोड़ 2 लाख, 15.5%, यानी कि सिर्फ 15.5% लोग बिहार के अंदर जनरल कैटेगरी के हैं और टोटल पॉपुलेशन 13 करोड़ 7 लाख। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। जातियों का अनुपात, सवर्ण मैंने बताया कि 15.5%, यानी कि 15.5%। भूमिहार 2.86%। ब्राह्मण 3.66%। कुर्मी 2.87%। मुसहार, ये मुसहार के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मैं अपने मेहमानों से पूछूंगा, 3%। यादव 14%, ये ओबीसी का हिस्सा 27% का। राजपूत 3.45%। वैश्य 2.31%। रविदास 5.2%। कोयरी 4.2%। मल्लाह 2.6%। कायस्थ 0.6% की ये इनका वो है। धर्म के अनुसार हिंदू 10 करोड़ 71 लाख, 81.99%, यानी कि 82%। यहां पे मैं एक अंतर और बता दूं, जहां कहा जाता था कि किसी एक विशेष वर्ग की आबादी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है और अनुपात बिगड़ रहा है, तो हिंदुओं की आबादी 2011 की सेंसस में
82.69% थी, जो अब घटकर 81.99% है। ये लगभग 0.7% की गिरावट है, जो कोई बहुत ज्यादा नहीं, 1% भी नहीं है। मुस्लिम्स 2,31,00,000, 17.70% और 16.87% थे। ये 0.8% की बढ़ोतरी है। ये वो स्टेट है भारत का जहां पर आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है, इवन उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा। और यहां पर आबादी बढ़ने के साथ मुस्लिम आबादी के अंदर सिर्फ 0.8% की वृद्धि होती है। क्रिश्चियंस सिर्फ 75,000, 0.05%। सिख 14,753, सिर्फ 0.01%। बुद्धिस्टा 1,11,000, 0.08%। जैन 12,523, 0.009%। अदर रिलीजन्स 1,66,000, 0.12%। और एक और कैटेगरी है जो कोई अपना धर्म नहीं बता रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारा कोई धर्म नहीं है, 2,166 लोग, 0.001%। लास्ट स्लाइड। मेल पॉपुलेशन 6,41,00,000, फीमेल पॉपुलेशन 6,11,00,000। अदर्स, मुझे लगता है कि शायद इसके अंदर ट्रांसजेंडर्स या कोई इस किस्म की कैटेगरी इंक्लूड की गई है, वो 82,836। फैमिलीज 2,83,44,107। और टेम्पररी रेसिडेंट्स, जो बाहर के लोग बिहार में आके काम कर रहे हैं, 13 करोड़ की आबादी में, ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, इंडस्ट्री के लोग भी होंगे, 53,72,000 टोटल मिला के। ये मैंने आपके सामने एक खाका पेश किया है। यानी कि कहा जाए तो 27% हमारे पास ओबीसी हैं, 36% अति पिछड़े हैं। ये आबादी का आपके सामने अनुपात जो मैंने रखा है, और 17.70% मुस्लिम आबादी भी है। सबसे पहले मैं हेमंत कुमार जी आपको आमंत्रित करूंगा। मैंने सारे आंकड़े आपके सामने रखे हैं। जातिगत जनगणना 2 अक्टूबर 2023 भारत के लिए एक नया माइलस्टोन, एक नया मील का पत्थर। शायद आने वाले चुनाव में यह मुद्दा बहुत परेशान कर सकता है भाजपा को भी। पूरे परिदृश्य पे आपकी टिप्पणी। अनम्यूट कर लीजिएगा हेमंत कुमार जी, अनम्यूट कर लीजिए। आपने अपनी बात जहां पर खत्म की है, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं कि बीजेपी के लिए कितनी बड़ी परेशानी साबित होने वाली है यह जनगणना की जो रिपोर्ट आई है। वो उसको इससे समझा जा सकता है कि सर माइक को थोड़ा नजदीक ले लीजिए सर। अभी सुशील कुमार मोदी जी का एक बयान आया है, उन्होंने वीडियो जारी करके अपना बयान दिया है, जिसमें वो कहते हुए सुने जा रहे हैं कि यह जो जनगणना की जो रिपोर्ट आई है, जाति आधारित जनगणना की, वह उसका श्रेय बीजेपी को जाता है, क्योंकि बीजेपी सरकार में थी और बीजेपी सरकार में रहते हुए निर्णय लिया गया था। आरजेडी और कांग्रेस का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है, उनको कोई श्रेय नहीं मिलना चाहिए इसका। तो आप इस घबराहट को आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की घबराहट है कि इस तरह की बात कर रहे हैं। क्योंकि यह अगर ऐसे देखा जाए तो यह एक सर्वदलीय फैसला था, ऑल पार्टी फैसला था, और उसमें बीजेपी के ये राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसको खारिज कर दिया था। यानी कि प्रधानमंत्री जी ने इस मांग को खारिज किया था, और उन्होंने कहा था कि आपको कराना है तो करवाइए, हम नहीं करवाएंगे। तो बीजेपी आज अगर श्रेय लेने की बात कर रही है, कह रही है कि हम उस सरकार में शामिल थे और हमको श्रेय है इसका, आरजेडी और कांग्रेस को नहीं है, तो उसकी घबराहट को ही यह साबित करने वाली बात है। दूसरी बात की जब ये एक बात और उसमें है कि बीजेपी उस ऑल पार्टी डेलीगेशन में उसके प्रतिनिधि शामिल थे, और उनका नाम है जो एमपी भी रहे हैं, और पिछली सरकार में जब बीजेपी यहाँ सरकार में थी तो मंत्री भी थे, जनक चमार नाम है उनका, और उन्होंने वो उसके प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। आप समझिए कि वो बीजेपी की कितना बड़ा सीरियसनेस था कि उन्होंने एक ऐसे नेता को भेजा जिसका कोई बीजेपी में अपना कोई पॉलिटिकल वजूद नहीं है, और उनकी कोई गिनती होती नहीं है वहां पर, उनको वहां पर भेजा था। अब मैं आता हूं कि इसका जो पॉलिटिकल जो नतीजा सामने अभी तत्काल जो आया है, लालू यादव का वो उन्होंने ये एक बयान दिया है एक्स पर,
जिसमें ये उन्होंने लिखा है कि अब जिसकी जितनी ये भागीदारी, हिस्सेदारी। उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करने का वक्त आ गया है और सरकार को चाहिए कि हिस्सेदारी भागीदारी के अनुसार तय कर किया जाए। वो पहला ही लाइन उन्होंने, वो अपना लाइन उन्होंने पॉलिटिकल लाइन ले लिया है। तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री है बिहार के, उन्होंने कहा है कि अब आर्थिक न्याय का वक्त आ गया है। ये हमारे संघर्षों का नतीजा है कि हम ये जो हमने जो जाति सर्वेक्षण करवाया उसकी रिपोर्ट आ गई, उसको जारी कर दिया गया है। अब ये आर्थिक न्याय का मौका आ गया है और अब लोगों को आर्थिक न्याय मिलेगा। तो राजनीति अपनी अपनी जगह पर सबने पोजीशन ले लिया है। बीजेपी का पोजीशन मैंने आपको बताया, आरजेडी का, दोनों लालू यादव और तेजस्वी यादव का भी हमने बताया ही। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से जो कहा जा रहा है वो बात वो सब सामने आ गई। जो इनका एलाइज है सीपीआईएमएल, जो यहाँ बिहार सरकार में जो शामिल है, वो उसकी ओर से कहा गया है कि ये अब इसको पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और बिहार ने एक तरह से रास्ता दिखाया है पूरे देश को और इसी रास्ते पर पूरे देश को आगे चलना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जो पूरा ये है जो विमर्श है अब इस पर केंद्रित होगा, क्योंकि अलग अलग कांग्रेस ने तो इसकी मांग कर रखी है। उसने हैदराबाद की मीटिंग के बाद भी इस बात को दोहराया था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो कांग्रेस भी इस बात को लेकर के सामने पहले आ चुकी है। तो अब पूरा परिदृश्य मुझे लग रहा है कि जातीय जनगणना की तो मांग उठेगी और साथ में जो महिला आरक्षण का जो मामला, महिला आरक्षण में आरक्षण के भीतर आरक्षण का मामला जो है, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने का मामला, वो अब राजनीति के सेंटर स्टेज पर आ जाएगा। और वो जो बीजेपी अपने लिए जिसको मास्टर स्ट्रोक कह रही थी, वो उसके लिए टिकट का मामला साबित होने जा रहा है। अब ये दोनों इशू जो है, मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव का कोर इशू बनने जा रहा है। और ये आप देख लीजिए कि अभी जो बिहार की जो रिपोर्ट आई है उसमें ओबीसी ईबीसी को अगर मिला दे तो पिछड़ों की जो आबादी है 63% से ज्यादा है, अबाउट 64% पहुंच गया हुआ है वो। तो आप समझ लीजिए कि ये पूरे देश में एक तरह से मैसेज जाएगा। और जो मध्य प्रदेश जहां चुनाव होने वाला है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में तो इसकी बहुत इसका ये तत्काल असर पड़ेगा। इसका मध्य प्रदेश जो सबसे अधिक ये पिछड़ी जातियों वाला स्टेट माना जाता है, वहां तो मुझे लगता है कि इसका सबसे ज्यादा असर होने वाला है। तो बिहार का ये जो है एक तरह से बीजेपी जिस चीज को लेकर के भाग रही थी, उसने इसको रोकने की बहुत सारी कोशिशें की। जो लोग कोर्ट में जो गए थे, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, उन तमाम लोग बीजेपी के लोग थे। और हमने खुद उस पर एक रिपोर्ट भी की थी और उसमें कौन कौन लोग थे मैंने ये बताया भी था। मैंने उनकी जातियां तक भी उसमें लिखी थी कि उस रिपोर्ट में कि इसमें कौन कौन लोग हैं। तो वो सब ये था कि रोकने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन बीजेपी इसमें सफल नहीं हो सकी। और आज की तारीख में बीजेपी बैकफुट पर है और महागठबंधन के सामने ये एक चुनौती है कि जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर आर्थिक न्याय करने की बात अगर आप तेजस्वी यादव कर रहे हैं तो चुनौती उनके सामने है कि वो आर्थिक न्याय अपने स्टेट में करके दिखाए लोगों के सामने। ये एक बड़ी चुनौती है। और बाकी की जो बातें हैं वो तो राजनीतिक बातें हैं, वो सब लोग इस बात को समझ रहे हैं। जी, आपके जाने से पहले एक सवाल और पूछ लेता हूं आपसे मैं। जी, बिहार आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे पिछड़ा प्रदेश है, सबसे पिछड़ा प्रदेश है। इससे बैकवर्ड प्रदेश कोई भी नहीं है। भारत का सबसे जो समृद्ध प्रदेश है वो कर्नाटक है। ओवरऑल देखा जाए तो उससे ज्यादा समृद्ध कोई, महाराष्ट्र भी नहीं, महाराष्ट्र में बहुत पिछड़े प्रदेश जगह है, लेकिन कर्नाटक ओवरऑल काफी समृद्ध है, तो नंबर 1 पे उसमें माना जा सकता है। कर्नाटक में भी जातिगत जनगणना कंप्लीट हो चुकी है। रिपोर्ट रिलीज नहीं की थी सिद्धारमैया साहब ने। मुझे लगता है कि अगर सिद्धारमैया भी एक रिपोर्ट अपनी जो तैयार पड़ी है उनकी रिलीज कर देते हैं तो हमारे सामने एक हिंदुस्तान की कंपोजिट पिक्चर निकल कर आ जाएगी कि इंडिया की सबसे पूरेस्ट स्टेट के अंदर क्या कंपोजिशन है जातियों का और सबसे समृद्ध स्टेट के अंदर क्या कंपोजिशन है, और साउथ का भी एक उसमें आईना आ जाएगा। इसके ऊपर एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा। जी, ये आप सही कह रहे हैं कि अभी
इसमें बीजेपी की ओर से लगातार, खास करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी के नेताओं की ओर से लगातार ये बात उठाई जा रही है कि कांग्रेस जिस मसले को उठा रही है कि देश भर में होना चाहिए, तो उसकी ही सरकार आज कर्नाटक में है और उनको उस रिपोर्ट को जारी कर देना चाहिए। मुझे लगता है रिपोर्ट भी कि सिद्धारमैया की है सर, वो सिद्धारमैया ने काम करवाया था सारा, और अब खुद ही वहां पर बैठे हैं। उन्हीं की सरकार में था, लेकिन ये सरकार की प्रॉपर्टी थी। बीजेपी को चाहिए था कि वो जब सरकार में थी तो उसको लागू कर, उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने किया नहीं। लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि नहीं, वो कांग्रेस अगर मांग कर रही है कि पूरे देश में हो, तो कर्नाटक में तो उसकी सरकार है और वहां उनको जारी कर देना चाहिए था। तो इसमें खैर बीजेपी अपना गेम कर रही है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि अगर वो रिपोर्ट सामने आती है तो दो नजीर सामने होगा, एक इंडिया का सबसे गरीब प्रदेश और एक इंडिया का सबसे रिचेस्ट स्टेट। तो इससे ये देखने को मिलेगा कि जो पैरामीटर्स है, उस पैरामीटर्स में वहां कर्नाटक में अति पिछड़ी जातियां, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनका पोजीशन क्या है, किस पोजीशन में वो है। तो ये मुझे लगता है कि ये एक तरह से दिखाने के लिए ये जरूरी है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस उसको लागू, मुझे लगता है कि इसको सार्वजनिक करवा देगी अगर, तो उससे फायदा भी एक होगा कि दो स्टेट का कंपैरिजन, दो स्टेट का नजीर सामने होगा और उसको लेकर के मुझे लगता है कि तब बात और ज्यादा क्लियर होगी। ये जो कहा जा रहा है कि हम आर्थिक न्याय करेंगे, तो उसके आधार पर बहुत चीजें साफ होने लगेंगी। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से, और आपकी समय की बाध्यता है।